रामचंद्रपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसीलिए वो एक छोटे से घर में रहते थे। शारदा का बेटा का नाम था रमेश, जो एक नाव चलाता था और इस तरह से अपनी जीविका चलाता था। इस तरह से वो बहुत खुशी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे। एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, आजकल तुम बहुत थके थके दिख रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ माँ, आजकल बहुत लोग आ रहे हैं, इसीलिए नाव को बांधने में मेरी ताकत पूरी नहीं हो पा रही है। बस इतना ही, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है माँ। अगर ऐसी बात है तो एक कर्मचारी क्यों नहीं रख लेते हो बेटा? हाँ माँ, पर हमारी कमाई इतनी कम है। अगर मैं एक कर्मचारी रखता हूँ तो उसे मुझे तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, और अगर हमारे घर से ही कोई मेरे साथ आए तो वो मददगार भी होगा और उसके ऊपर हम कर्मचारी के पैसे भी बचा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैं तैयार हूँ आने के लिए आपके साथ। अगर सासू माँ की सहमति हो तो मैं कल ही से जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कैसे संभव है? मुझे नहीं मंजूर है। महिलाओं को इस तरह से बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं उसे तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है माँ, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश नाव चलाने चला जाता है। जब तक रमेश वहाँ पहुँचता है, देखता है कि कई लोग उसके इंतजार में हैं। रमेश उन सभी को अपने नाव में बैठाता है और सभी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देता है। रमेश उसके बदले सभी से पैसे लेता है और फिर लौट आता है। घर जाने से पहले वो चाहता था कुछ सब्जियां खरीद के घर ले जाने के लिए। घर लौटने के दौरान रास्ते में रमेश को एक खतरा हो गया। उस पर एक बड़े से पेड़ की टहनी आके गिरी और वो बुरी तरह घायल हो गया। रमेश की ऐसी परिस्थिति देखकर सास बहू दोनों ही बहुत दुखी हो गए। चिकित्सा कराने के बाद डॉक्टर का कहना था कि कम से कम 1 महीने तक रमेश को बेड रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है। इस विषय को लेकर शारदा अनामिका चर्चा करने लगती है। उन्हें 1 महीने की विश्राम तो जरूर लेनी चाहिए, पर हम अपनी जरूरतें, उनकी जरूरतें कैसे पूरा करेंगे सासू माँ? हम एक काम कर सकते हैं, हम नाव चला सकते हैं। उससे जो पैसे मिलेंगे हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। इससे एडजस्ट करना ही होगा। बाद में जब बेटा ठीक होगा वो नाव चलाएगा, हम घर पे रहेंगे। सास बहू मिलकर दृढ़ निश्चय लेते हैं कि वो दोनों नाव चलाएंगे। क्योंकि रमेश बीमार पड़ गया था, इसीलिए उसके सहकर्मी रविंद्र उसके बीमार पड़ने पे बहुत खुश हो रहा था। अब कोई नहीं रहेगा नाव चलाने वाला। मेरे प्रतिद्वंदी रमेश भी अब बीमार है, बिस्तर पकड़ चुका है, वो तो आ ही नहीं सकता। तब तक ये मेरा साम्राज्य है। जो भी आएगा वो मेरे नाव पे ही सवार होगा और पैसे ही पैसे होंगे मेरे। ऐसा सोचकर रविंद्र बहुत खुश हो रहा था। तब तक शारदा और अनामिका वहाँ नाव चलाने आ जाती है। वो रविंद्र के आसपास आए नाव चलाने के लिए। जो लोग भी वहाँ आए वो रविंद्र के नाव पे नहीं गए, वो सीधा अनामिका के नाव पे आए। इस बात से शारदा और अनामिका बहुत खुश थे। इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। क्योंकि सभी लोग अनामिका के नाव पे जा रहे थे सवार होने, इस वजह से उन दोनों से नफरत करने लगता है रविंद्र। इसी गुस्से से वो जाके अनामिका और शारदा के नाव पे एक छेद कर देता है, जिसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी। जब शारदा और अनामिका अपना नाव लेके जाने लगते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी नाव डूबने लगती है। कहीं नाव बीच नदी में डूब न जाए, इस बात से सास बहू दोनों डरे हुए थे। अरे बेटा अनामिका, सावधान, नाव डूब सकता है, इसे ठीक से पकड़ो। मैं तो अच्छे से पकड़ी हूँ सासू माँ, आप सोचिए अगर कोई रास्ता है इससे निकलने का तो। शारदा अनामिका ने बहुत कोशिश की, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। वो नाव नदी में डूब गई। वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के तीर में वहां एक नाव दिखा। उस पे लिखा था, इस रास्ते से अगर जाएंगे तो सुनहरी नदी तक आप पहुंच सकते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत खुश होते हैं। अनामिका, हम नहीं जानते हम कहाँ से आए हैं, लेकिन बहुत भाग्यशाली है हम। पीछे मुड़ के अब देखना नहीं पड़ेगा। हाँ सासू माँ, अगर हम सुनहरी नदी तक पहुँच जाते हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं। भविष्य में बिना किसी परेशानी के आनंद से जीवन बिता पाएंगे हम।
सास बहू दोनों बहुत खुश थे। फिर उस लकड़ी के तख्त की मदद से वो दोनों उस जादुई नदी तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद उस लकड़ी के तख्त पर जाने के दौरान उन्हें चमकदार चमकीली नदी दिखाई देने लगती है। उस नदी को देखकर दोनों की आंखें खुशी से भर आती है। स्वर्ण नदी में सोने का पानी था, जो कि सोने जैसा ही बिल्कुल दिख रहा था। सास बहू मिलके उस स्वर्ण नदी से जाकर सोना ले आती है। जितनी जरूरत थी वो उतना ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो मायावी नदी अपनी जादू शक्ति से उन दोनों को एक नाव देती है। उस नाव में वो जाके अपना सारा सोना रखते हैं और घर के लिए वो दोनों रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। वहां रविंद्र सास बहू दोनों को देखकर बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है। अरे ये क्या, ये सास बहू को तो अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले ये खजाने के साथ जा रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। जब सभी लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे, शारदा और अनामिका अपना सोना लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंच के वो अपने बेटे रमेश को सारी बातें खुल के बताते हैं। उन्होंने रमेश को उस जादुई नदी से लाया हुआ पानी पिलाया और उससे उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। मेरे सारे घाव चले गए। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। उस जादुई नदी के पानी ने ये सब कर दिखाया। आप दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अच्छे होते देख हम बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है। अजी, हम ईश्वर की कृपा से उस माया नदी तक पहुँच गए। अब हमें किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं। हम अपने साथ पर्याप्त सोना लेकर आए हैं। हम इस सोने को बेचकर कुछ और नाव खरीदेंगे। उन नाव के लिए लोगों को नियुक्त करेंगे और वो नाव की सवारी के लिए जाएंगे। हाँ अनामिका, सिर्फ इतना ही नहीं, हम जरूरतमंदों को इन पैसों से मदद भी करेंगे। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। रमेश की ऐसी बातें सुनकर शारदा और अनामिका भी बहुत खुश हुए। जो सोना उन्हें उस मायावी नदी से मिला था, उससे वो गरीबों की भी मदद करते हैं और दूसरों की सहायता करके वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। एक गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति रहते थे। वो बहुत ही सम्मानित परिवार से थे। क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर क्योंकि प्रसाद और शारदा बूढ़े हो गए थे, इसीलिए काम नहीं कर पा रहे थे। तब ये बात उन्होंने अपने बेटे रमेश से कहा। अरे बेटा रमेश, इतने दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी चिंता सता रही है। हाँ, हम भी अपने काम में सक्षम नहीं है अब। अगर तुम्हारी जल्दी शादी करा दे, जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और हम खुशी खुशी जा सकते हैं। अरे माँ पिताजी, कहीं जाने के साथ मेरी शादी का क्या संबंध है? अगर आपको जाना है तो जाइए, मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बेवकूफ, हमने ऊपर जाने की बात कही है, बस से काशी या कन्याकुमारी नहीं। हम चाहते हैं एक अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी करा के फिर हम शांति से मर सके। 30 साल की उम्र में सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। हमें भी तुम्हारी शादी करानी होगी। मेरे भाई की बेटी अनामिका है ना, बचपन से ही हमने सोच रखा था तुम्हारी पत्नी उसी को बनाएंगे, उसी से तुम्हारी शादी करेंगे। वो नहीं, मैं कहना चाहता था। चुप करो, आज ही हम जा रहे बात करने। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद एक पुजारी को लेकर अनामिका के घर जाते हैं। अनामिका की माँ की मृत्यु हो गई थी, तब से उसके पिता रविंद्र ने ही उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। अनामिका बहुत खुश मिजाजी थी। प्रसाद और शारदा को आते देखकर रविंद्र बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर शारदा कहती है, भैया कैसे हैं? बेटी कैसी है? हम अच्छे हैं। आपकी भतीजी बाहर गई है, वो आई रही होगी। तब तो बहुत ही अच्छा है। अब दहेज और उपहार के बारे में बात कर ले। शुभ मुहूर्त है, आने वाले सप्ताह में हम शुभ मुहूर्त देखकर शादी तय कर सकते हैं। तब भैया अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे? हाँ जरूर बहन। बहुत अच्छा, खुशखबरी। तो माताजी और भाई साहब, अगले सप्ताह 5 बजे शुभ मुहूर्त है, उस दिन निर्धारित करते हैं। उसी दिन शादी का दिन भी तय कर लीजिएगा। जैसे ही पुजारी शुभ समय तय करते हैं, शारदा और प्रसाद वहाँ से विदाई ले लेते हैं। कुछ समय बाद अनामिका घर लौटती है। रविंद्र उसे सारी बात बताते हैं। पिताजी, मुझे मंदिर पसंद है, आपको तो पता है ना। पर आपके दामाद जी को मंदिर पसंद नहीं है। वो बहुत ही मूडी इंसान है। मेरी दोस्त ललिता ने बताया, आपके होने वाले दामाद जी और ललिता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे उसी से ये सारी बातें पता चली है।
अब ये सब बात मत कहो बेटा, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। कल हम उनके यहाँ जा रहे हैं, तैयार रहना। रविंद्र अपनी बेटी अनामिका को लेके शारदा के यहाँ पहुँचते हैं। अनामिका आ रही है ये सोच सोच के शारदा बहुत ही उत्साहित थी। वो अनामिका को बहुत सुंदर से सजाती है, फिर उसे अपने साथ मंदिर ले जाती है अनामिका के मन की बात जानने के लिए। वहाँ जाके भगवान को वो नमन करते हैं। फिर पंडित जी आके उनके हाथ में प्रसाद देते हैं। अनामिका, कैसा लड़का तुम्हें चाहिए? कैसा लड़का पसंद है तुम्हें? सासू माँ, मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ वो मुझे हर दिन मंदिर लेके जाया करे। अरे वाह, क्या विचार है, क्या भक्ति है। आज के दिन में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? हाँ, तुम्हें मंदिर क्यों पसंद है? वो मैं बताऊंगी, पहले पंडित जी प्रसाद दीजिए तो। अरे प्रसाद दो, यहाँ थोड़ा सा खा के हम घर चलते हैं, फिर घर जाके खाना खाएंगे। ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, पर इसने सारा प्रसाद खा लिया बिना कुछ छोड़े। मैं इसका भविष्य देख सकता हूँ। देवी जी, आप कल इसे मंदिर भेज दीजिएगा अपने बेटे के साथ। कल ये दोनों मंदिर आएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। ठीक है पंडित जी, कल मैं इसे और बेटे को मंदिर भेज दूंगी। अच्छा पंडित जी, कल तो मंगलवार है, कल प्रसाद में खीर बनेगा? हाँ बेटा। अच्छा, तो खीर में थोड़ा बादाम मिला दीजिएगा और तेल से मत बनाइएगा, घी मिलाइएगा, ठीक है ना? अरे आपको कटी कटी नमस्कार, आप अब जाइए। देवी जी, आप इन्हें ले जाइए, नहीं तो ये कोई प्रसाद नहीं छोड़ेगी भगवान को चढ़ाने के लिए भी। अरे कैसी बातें कर रही हो, जल्दी घर चलो। ऐसे करोगी तो मेरा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वहाँ से शारदा और अनामिका घर लौट आते हैं। अगले दिन शारदा रमेश से कहती है मंदिर जाने के लिए अनामिका को लेके। वो मंदिर जाते हैं। वहाँ जाके रमेश अपनी बात कहने की कोशिश करता है अनामिका से। तब तक, अच्छा, आप तो मेरे होने वाले पति है, कल हमारी शादी होगी, आप उपहार में क्या देंगे? बताओ अनामिका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वही दूंगा। कुछ खास नहीं, पर अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ईश्वर को जो पंडित जी ने खीर चढ़ाया है वो आप मेरे लिए ले आइए। आपने ऐसा किया है, ये बात पंडित जी को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसी बात है, मैं अभी ले आता हूँ। पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे, रमेश जाके भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद चोरी करके ले आके अनामिका को देता है। अनामिका को प्रसाद खाना बहुत पसंद था, जबकि रमेश उसको घूर घूर के देख रहा था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी प्रसाद देने के लिए देखा तो प्रसाद कहीं नहीं था। चारों तरफ देखते हैं, फिर देखते हैं कि खाली बर्तन अनामिका के पास रखा हुआ है। रमेश अनामिका को लेके घर लौट आता है। अगले दिन शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। मंडप में रमेश और अनामिका अगल बगल बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ने के दौरान कहा माला बदलने के लिए। अनामिका माला पंडित के गले में डाल देती है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। अगर मैं शादी करूंगी तो इस पंडित से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? इस पंडित से तुम जाके शादी करोगी? आप मेरी शादी कराएंगे या जान दे दूं? अनामिका की ऐसी बातें सुन के सभी ने फैसला लिया कि अनामिका की शादी पंडित से कराया जाए। अनामिका बहुत खुश थी, पंडित भी बहुत खुश था। अब तुम सच सच बताओ, इस पंडित से तुमने क्यों शादी की? बचपन से ही मुझे मंदिर जाने की आदत थी। मुझे घर के खाने से मंदिर का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर मैं आपके बेटे से शादी करूं तो मुझे घर का खाना होगा, पर अगर पंडित से शादी करूं तो मैं वो खा सकती हूं जो मुझे पसंद है। अनामिका की ऐसे बातें सुन के सभी लोग उसे घूर घूर के देखने लगे। पंडित ने भी हाय भगवान कहा और वहाँ से भाग निकला।